नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी खबरें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की खबरों का नया सफर। देश की नागरिकों की हर शिकायत का समाधान अब 60 नहीं बल्कि 21 दिनों में होगा। केंद्र सरकार ने नागरिकों की शिकायत के लिए समाधान के लिए मैक्सिमम समय को घटाकर 21 दिन कर दिया है। यूपीए कार्यालय में यह समय सीमा 60 दिन थी। 2020 में एनडीए सरकार ने समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी थी। लेकिन अब सरकार ने CPGRAMS में शिकायतों के समाधान के लिए 21 दिन का समय तय किया है। 2024 में अब तक सरकार औसत रूप से केवल 13 दिनों में शिकायतों का निपटारा करने में सफल रही है। जुलाई 2024 में लगातार 25वें महीने केंद्रीय सचिवालय में 1 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय सचिवालय में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 66,060 रह गई है। इनमें से 69% शिकायतें 30 दिनों से कम समय में लंबित हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटने की आशंका जताई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 7.1% रह सकती है। एसबीआई से पहले अन्य कई एक्सपर्ट्स भी जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में कमी आने की आशंका जता चुके हैं। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में जीवीए की वृद्धि पिछले साल की तुलना में 7% से नीचे गिरकर 6.7 से 6.8% रह जाएगी। पिछले साल जून तिमाही में और उससे पहले मार्च तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी। कई एक्सपर्ट जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि अब पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने पर नई कार पर डिस्काउंट मिलेगा। देश की अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियां पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के बदले नए वाहन पर 1.5 से 3% तक छूट देंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया है। गडकरी ने कहा है कि यह पहल देश में सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने और स्वच्छ, सुरक्षित और ज्यादा कुशल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल निर्माताओं ने स्क्रैप सर्टिफिकेट के बदले सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति जताई है। कमर्शियल पैसेंजर निर्माता 2 साल और पैसेंजर व्हीकल निर्माता 1 साल के लिए छूट देने के लिए तैयार हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 25,000 रुपए की सीधी छूट देने की पेशकश की है, जो सभी मौजूदा रियायतों के छोड़कर होगी। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्युंडई किया मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर, होंडा कार्स, JSW, MG मोटर, रेनो इंडिया, निसान इंडिया और स्कोडा फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर छूट पर सहमति जताई है। बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट ने भारतीय बिजली कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये सभी कंपनियां बांग्लादेश को बिजली बेचती हैं और इस संकट की वजह से उनका $1 अरब से ज्यादा का भुगतान अटक गया है। इस बार $1 अरब के भुगतान में सबसे ज्यादा $80 करोड़ अदानी पावर के फंसे हैं। सील एनर्जी इंडिया का करीब $15 करोड़ का बकाया है। सरकारी कंपनी एनटीपीसी का करीब $8 करोड़ का बकाया है। पीटीसी इंडिया का करीब $7.9 करोड़ का भुगतान बकाया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बांग्लादेश के ऊपर $2 करोड़ का भुगतान बकाया है। अगर भुगतान मिलने में और देरी होती है तब कंपनियों को मजबूरन बिजली आपूर्ति को रोकना पड़ सकता है। बिजली कंपनियों ने जल्द समाधान निकालने की मांग की है। भुगतान न होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति जारी रखना कंपनियों के लिए मुश्किल होगा। देश के टियर 3 शहरों से लेकर छोटे कस्बों में 40% से ज्यादा उपभोक्ता दैनिक आधार पर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। 45% लोग 2 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान पर चेंज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के टियर 3 से लेकर टियर 6 श्रेणी के शहरों में उपभोक्ता लगातार डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं करने वाले लगभग आधे कारोबारी इस सेवा से अनजान हैं। इसके उलट डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं में से 94% इससे परिचित होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, लिमिटेड एजुकेशन, ऑनलाइन भुगतान में अविश्वास और सेवा संबंधी समस्या का होना है। 41% कारोबारियों को अपनी बिक्री का 25% से कम हिस्सा डिजिटल भुगतान के माध्यम से मिलता है। 15% कारोबारियों को बिक्री का 50% से ज्यादा हिस्सा डिजिटल भुगतान से मिलता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा और धोलेरा की तर्ज पर विभिन्न राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों की स्थापना को मंजूरी दे सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल शहरों में से 2 आंध्र प्रदेश और 1 बिहार में बने हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। ऐसे 8 इंडस्ट्रियल पार्क कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में हैं। गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के औरेक, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम में शुरुआती काम शुरू हो चुका है और अब यहां इंडस्ट्री को भूमि आवंटन का काम चल रहा है। 8 इंडस्ट्रियल शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा के साथ देश के इन शहरों की कुल संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। उत्तराखंड की महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली है। टाटा समूह तमिलनाडु और कर्नाटक में अपने प्लांट्स में उत्तराखंड की 4000 महिलाओं को नौकरी देगा। टाटा समूह के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रंजन बंदोपाध्याय ने राज्य योजना विभाग को इसके लिए एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एनपीएस और एनएटीएस कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु के होसूर और कर्नाटक के कोलार स्थित प्लांट्स में उत्तराखंड से 4000 महिलाओं उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता लिमिटेड ने कर्ज की कमी लाने और वृद्धि योजनाओं के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है। वेदांता इस धनराशि का उपयोग अपने बही खाते को तेजी से सुधारने, पूंजी संरचना में सुधार करने और अपनी परिवर्तनकारी परियोजनाओं के विकास के लिए करेगी। इससे उसके निकट अवधि के $10 अरब के एबिटा टारगेट को पाने का रास्ता तैयार होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वेदांता का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 54% बढ़ा है। तिमाही आधार पर यह 2 गुना से अधिक 5,095 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के निवेश से कारोबार में वॉल्यूम, इंटीग्रेशन और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स की सीरीज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फाइनल चरण में है। दोनों देशों को उम्मीद है कि यह समझौता जल्द ही हो जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण गति देगा। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के रूप में जाना जाता है। ये पेट्रोलियम उत्पादों, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी और लोहा और स्टील पर शुल्क खत्म करके पश्चिम एशिया देश के लिए भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा। अप्रैल-जून तिमाही में देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत सालाना आधार पर 12% बढ़ी है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्यादा 30% बढ़े हैं। 8 में से 7 शहरों में एनुअल प्राइस हाइक देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमत 8,652 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 11,279 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में शहरों के घरों की बिक्री में वृद्धि जारी है। पिछली कुछ तिमाहियों में घरों की मांग लगातार अच्छी बनी हुई है। साथ ही स्थिर ब्याज दर और हाल ही में सकारात्मक बजटीय घोषणाओं ने देश के आवास बाजार को मजबूती दी है। 5 लाख रुपए और उससे ज्यादा की वार्षिक आय वाले अधिकतर परिवार देश के करीब 150 जिलों में ही रहते हैं। क्लैरिटी एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में पूरे देश में समृद्धि 17 से 30% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा ईयरली इनकम वाले 60% परिवार देश के टॉप 150 जिलों में रहते हैं। रिपोर्ट में आय, स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक प्रोत्साहन, प्रति व्यक्ति सुरक्षा सुविधाएं, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, बैंकिंग कवरेज जैसी वित्तीय गतिविधियां जैसे सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों की वृद्धि को मापा गया है। जिलों की वृद्धि को मापने के लिए 2019 के डीपीआई स्कोर की तुलना 2023 के साथ की गई है। भारत में जिलों की संख्या 2019 के 723 से बढ़कर अब 788 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जहां प्रति 1000 लोगों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 263 से बढ़कर 903 हो गई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने भारतीय कारोबार के लिए आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। कंपनी की कोशिश तेजी से बढ़ते शेयर बाजार का लाभ उठाने की है ताकि 2030 तक $7500 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू का टारगेट हासिल किया जा सके। आईपीओ की योजना का खुलासा खुद कंपनी के सीईओ विलियम शो ने की है। अभी तक एलजी ने भारतीय इकाई के वैल्यूएशन पर काम नहीं किया है। एलजी का कारोबार भारत में तेजी से
आगे बढ़ रहा है। 2024 की पहली छमाही में इसका रेवेन्यू 14% उछलकर 2.87 लाख करोड़ वॉन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। कंपनी की नेट इनकम भी 27% उछलकर 19,800 करोड़ वॉन पर पहुंच गई है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने 1600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा किए हैं। डीआरएचपी के मुताबिक आईपीओ में 1200 करोड़ रुपए तक के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 400 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। यह आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए लाया जाएगा, जिससे रणनीतिक निवेशक हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से का 75% संस्थागत निवेशकों के लिए और 25% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की स्थापना सितंबर 2023 में की गई थी और इसे मार्च 2024 में सेबी के साथ पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य देश में इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण, प्रबंध और निवेश करना है। गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 503 से 529 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने कहा है कि 168 करोड़ रुपए का आईपीओ 2 सितंबर को खुलेगा और 4 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ के तहत 135 करोड़ रुपए के 25.58 लाख नए इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा इसमें 32.58 करोड़ रुपए मूल्य के 6.16 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। बोली के ऊपरी स्तर पर कंपनी आईपीओ से कुल 168 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी लाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टॉक आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और मुझे दीजिए अभी इजाजत। अलविदा, नमस्कार।